So let's continue. एसी सर्किट इस चैप्टर के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने जो एसी सोर्स होता है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ईएमएफ सोर्स आप कह सकते हो उसको, उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को हमने डिफाइन किया, खास करके पीक वैल्यू, the full cycle average, the half cycle average, and a very important term called as the RMS value. अब इसमें हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने इसमें डिस्कस किए हैं और हाउ एग्जैक्टली वी ट्राई टू कैलकुलेट दी RMS वैल्यू, इस पर भी काफी हमने बात की। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं और वो ये है कि किसी कंपोनेंट के अक्रॉस अगर हम एसी सोर्स ज्वाइन करें तो फिर उस कंपोनेंट का बिहेवियर क्या होगा, वो एसी सोर्स के साथ किस तरीके का रिस्पांस दिखाएगा। अब यहां पर जब हम कंपोनेंट्स कहते हैं तो मेनली हम तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यहां डिस्कस कर सकते हैं या करेंगे। एक है इसमें रेजिस्टेंस, दूसरा है इंडक्टर कॉइल। यहां जब हम इंडक्टर कॉइल कहते हैं तो वो छोटी सी सोलोनॉइड टाइप कॉइल आप कह सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस वाली कॉइल आप कह सकते हो। और तीसरा जो एलिमेंट है यहाँ पे या कंपोनेंट है यहाँ पे वो है कैपेसिटर। तो हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि इस तरीके का अल्टरनेटिंग सोर्स जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस ज्वाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर ये कंपोनेंट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इनका बिहेवियर क्या है। और ये चैप्टर का सबसे मेन आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो आज का लेक्चर पूरी तरीके से मान लीजिए चैप्टर का कोर एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे। तो पूरा पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर रहेगा ये, मैं इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो फुल 1 आवर लेक्चर में हम बस थियोरी और डेरिवेशंस पर ही बात करने वाले हैं। आई होप आपको इसकी एक सेंट्रल आइडिया समझ में आ गई होगी कि इस लेक्चर में हम एसी सप्लाई एंड द रिस्पॉन्स ऑफ कंपोनेंट्स, इस पर बात करेंगे। तो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, कुछ छोटी मोटी बातें या छोटी कंसिडरेशंस मैं पहले आपको क्लियर कराना चाहता हूं ताकि आगे की चीजें समझने में हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जब कभी भी हम एसी सोर्स की बात करेंगे तो वो एक अल्टरनेटिंग सोर्स होगा और आमतौर पर हम एक साइनोसॉइडल वेरी करने वाला, हार्मोनिक लेवल पर वेरी करने वाला सोर्स यूज करते हैं। जैसे कि हम ईएमएफ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 0 sin ओमेगा टी। अब हम जानते हैं इसमें से E0 जो है ये पीक वैल्यू है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है ना वो साइन ओमेगा टी। तो हमें इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए कि टाइम के साथ ये साइन फंक्शन कैसे वेरी करता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि जब जीरो है, टाइम जीरो है, तो साइन फंक्शन भी जीरो हो जाता है। एंगल 90 अगर होता है तो साइन फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। एंगल 180 अगर हो जाता है तो साइन फंक्शन फिर एक बार जीरो होता है। एंगल करस्पॉन्डिंग लेवल पर अगर 270 हो जाता है तो साइन फंक्शन फिर एक बार नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू लेता है और एंगल अगर 360 होता है तो साइन फंक्शन फिर एक बार जीरो वैल्यू लेता है। तो इस वेरिएशन को अगर हम प्लॉट करें ग्राफिकल वे में तो हम इस तरीके की एक वेव नेचर यहाँ पे देख सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जहन में ये बिठा लेना है कि साइन फंक्शन ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकली ऐसा नजर आता है, ये उसका लुक है। जीरो पर जीरो से स्टार्ट होता है और 90 पर ये मैक्सिमम हो जाता है। ये साइन वेव है, ये साइन का रिप्रेजेंटेशन, इसे अच्छे से याद रखिए। हो सकता है कि किसी कैलकुलेशन में हमारे पास ईएमएफ का या करंट का रिप्रेजेंटेशन यूं आ जाए बेटा, कॉस ओमेगा टी। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि वी मे गेट अ फंक्शन cos for the representation of EMF or even for the representation of current, that depends। मैं यहां बस एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं। अगर cos फंक्शन आ जाता है किसी जगह पे, किसी कैलकुलेशन में,
तो फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो आंसर सिंपल है बेटा, 0 पर कॉस फंक्शन मैक्सिमम होता है, यानी कि 1 मैक्सिमम. So if we have this omega t factor coming in a value of 0, then cos 0 will become equal to 1 and we'll be getting the maximum peak value, that is E naught. तो शुरुआत ही हमारी मैक्सिमम से होगी. एंगल जब 90 हो जाता है तो cos फंक्शन 0 हो जाएगा. एंगल जब 180 हो जाता है तो cos फंक्शन हो जाता है -1. एंगल 270 होता है तो cos फंक्शन फिर एक बार 0 हो जाता है, और एंगल 360 जब होगा तो फिर एक बार cos फंक्शन अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा. तो इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफिकल वे में प्लॉट करें तो कॉस फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ हमें ऐसा नजर आएगा. इनफैक्ट अगर हम आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं तो ये आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और यहां पर भी अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये इस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो इसे आप अपने दिमाग में बिठाइए कि ये जो वेव है ये कॉस वेव है. ठीक है, फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो ये 0 पर मैक्सिमम है, और यहां पर ये 0 पर 0 है, और 90 पर मैक्सिमम आ जाएगा. अब जरा ध्यान से देखिए, साइन फंक्शन जो है ये 0 पर 0 होता है, जबकि कॉस फंक्शन 0 टाइम इंस्टेंट पर 0 फेज एंगल पर कह लीजिए ये E0 यानी कि मैक्सिमम होता है. तो एक बेसिक बात ये बताइए कि इन दोनों में लीडिंग वेव कौन सी है? ये 0 पे 0 से शुरू कर रहा है, जबकि ये 0 पे पहले से आगे है. कितने से शुरू कर रहा है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू से शुरू कर रहा है. तो लीडिंग फंक्शन कौन सा है? साइन फंक्शन लीडिंग है या कॉस फंक्शन लीडिंग है? कॉस. कॉस फंक्शन. तो एक फंडामेंटल बात आपने हमेशा दिमाग में बिठानी है कि जो कॉस फंक्शन होता है वो लीड करता है बाय π/2 टू साइन फंक्शन. क्योंकि साइन फंक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के लिए अभी π/2 आगे जाना पड़ेगा. π/2 का उसको वेट करना पड़ेगा, π/2 का उसको इंतजार करना पड़ेगा. π/2 इतने फेज कवर होने के बाद वो मैक्सिमम होगा, जबकि कॉस फंक्शन साइन जो पॉसिबल π/2 वैल्यू है वो अभी 0 पे ले चुका है. तो लीड करता है ये बात तो भी समझ में आती है, लेकिन कितना लीड करता है अगर हम इस बात पे थोड़ा सा सोचें तो हमें फौरन समझ में आ जाएगा कि वो π/2 लीड करता है. क्योंकि साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां जाके अटेंड करने वाला है? 90. यस, साइन अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां जाके अटेंड करेगा? π/2. π/2 पर. और कॉस ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां पहले से अटेंड कर ली है? कर चुका है वो 0 पर. मतलब वो साइन से कितना आगे खड़ा हो गया? π/2. π/2. सो ये पॉइंट आपने अच्छे से दिमाग में रखना है. ओके, तो कोई भी फंक्शन अगर आगे की वैल्यूज अटेन करने लगता है अहेड ऑफ टाइम, जिसे हम कहेंगे, अहेड ऑफ टाइम तो नहीं कहना चाहिए बट अहेड ऑफ फेज के हिसाब से जब वो वैल्यूज अटेन कर लेता है तो हम उसे लीडिंग कहते हैं. अब इस चीज का एक मैथमेटिकल प्रूफ हम यूं भी कर सकते हैं. जरा इसे ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, E इज इक्वल टू E0. अब ये जो कॉस फंक्शन है ना इसको हटाइए, इसकी जगह आप लाइए साइन ओमेगा टी प्लस π/2. ट्रिग्नोमेट्री में ये रिलेशन तो हम कई बार यूज कर चुके हैं. तो अब ये चीज हमें फौरन समझ में आ जाती है, यहाँ पे सिर्फ साइन ओमेगा टी है, जबकि यहाँ पे साइन के लिए ओमेगा टी में एक एक्स्ट्रा एडिशनल फेज आ चुका है, दैट इज π/2. इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि ये वाली वेव π/2 से लीड कर रही है. Yes. समझ आई बात? ओके, तो ये पहला पॉइंट आपने अपने जहन में अच्छे से बिठाना है कि साइन की वेव किस तरीके से दिखेगी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा. ये यूं इस तरीके का शेप होगा, उसका 0 पे 0 से स्टार्ट है. और कॉस की वेव कैसी दिखेगी ये भी आपने अच्छे से दिमाग में बिठाना है. 0 पे मैक्सिमम से स्टार्ट है. फिर फर्दर मोर आपने एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि साइन लैग करेगा, जबकि कॉस फंक्शन लीड करेगा. आप चाहे लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें या लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, द फेज एंगल ऑफ लीडिंग और अ लैगिंग वैल्यू इज ऑफ π/2. ठीक है. अब बच्चों इसमें दूसरी एक बात आपने याद रखनी है, चूंकि एसी सोर्स, ईएमएफ सोर्स या करंट सोर्स जो भी है, जब हम किसी कंपोनेंट के साथ अटैच करेंगे तो उसमें बहुत सारे
इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस हमें यूज करने होंगे जो वेक्टोरियली हमें समझने पड़ेंगे, फेज एंगल्स के रेफरेंस में, उनके मैग्नीट्यूड्स के रेफरेंस में, उनके रोटेशन के रेफरेंस में, कि कैसे ये वैल्यूज अपनी बदलते जा रहे हैं। तो इन्हें हमें वेक्टोरियली समझना पड़ेगा। इक्वेशंस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम इक्वेशंस को जब हैंडल करने लगेंगे तो इट विल बी अ लिटिल टफ। तो यहां पे हम स्टडी करते वक्त एक स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। बेटा मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 10 sin omega t, and we have another equation y2 is equal to, let's say, 10 sin omega t plus pi by 6। एक एक्स्ट्रा फेज इसमें है। अब इक्वेशन टू इक्वेशन अगर मैं इन चीजों को हैंडल करने लगता हूं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी एक फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो मैं बड़े आराम से इन चीजों को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 होगा। तो ये हो गया y1। ये जो लेंथ है इसकी, ये इसको 10 को बताएगी बस। अब ध्यान से देखिए, जो y2 है, इस वेक्टर की भी लेंथ 10 है, पीक वैल्यू, लेकिन ये फेज में कितना आगे है? 5/6। 5/6। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हुए हम y2 का वेक्टर ऐसे थोड़ा सा ऊपर बना देंगे और हम ये क्लेम करेंगे कि ये y2 है। और बेटा ये जो एंगल यहां पे बन रहा है ना, ये अपना हो जाएगा π/6। तो ये ज्योमेट्रिकली हमें फौरन समझ में आ जाएगा कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कितना आगे है, कितना पीछे है। और फिर फौरन हम इसके कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं, कुछ कैंसलेशंस और एडिशंस आराम से कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन करने की बजाय हम डायग्राम बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे, जिससे चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने अभी अभी यहां बनाई, इस डायग्राम को हम क्या नाम देते हैं? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। अब एक और बात सुनिए, सपोज हमारे पास एक और इक्वेशन है y1, जस्ट फॉर एग्जांपल, जिसे मैं कुछ यूं लिखता हूं, 10 sin, एंड लेट मी राइट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 या π/6 कर लेते हैं। और दूसरी जो इक्वेशन है बेटा वो हो जाती है, वो भी चलो मैं 10 ले लेता हूं, साइन, और इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं ओमेगा टी प्लस π/3। अब आप समझ सकते हैं ये π/6 मतलब 30 डिग्री हो गया और ये π/3 का मतलब 60 डिग्री हो। तो अब इन दोनों के फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? बेटा एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानेंगे और ये मानेंगे कि यहां पर हमारा जीरो फेज है। ये रिप्रेजेंटेशन में आपको फुल फ्रीडम है, आप जैसे चाहें वैसे बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ख्याल रखेंगे आप बना किस एंगल से रहे हैं। यूजुअली जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम उसको लीडिंग एंगल की तरह दिखाते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम उसे लैगिंग एंगल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने ये न्यूट्रल लाइन ले ली, मतलब ये जीरो फेज को बताने वाली लाइन ले ली मैंने। अब बेटा इस लाइन के ऊपर ये जो पहला वेक्टर मैंने बनाया है, मैं इसे y1 नाम दे देता हूं, और इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल मैं यहां बनाऊंगा, ऑब्वियस बात है ना, ये हो जाएगा π/6। करेक्ट है। अब फिर इसके बाद एक और वेक्टर मैं यहां पे बना देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं y2, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल मैं यहां पे बना दूंगा, ये वाला एंगल मैं बोल दूंगा π/3। 3। और मैं साफ साफ कह सकता हूं यहां पे कि y2 इज लीडिंग एज कंपेयर टू y1 विद अ फेज एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं तो ये π/6 से लीड करेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो। ठीक है। अब एक और खास बात याद रखिए, लेट्स से कि हमारे पास एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू या E1 इज इक्वल टू, लेट्स से कि ये E0 है फॉर एग्जांपल, sin ओमेगा टी, और एक सेकंड इक्वेशन है E2 इज इक्वल टू, लेट्स से ये भी E0 है फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए, बट दिस इज कमिंग एज cos ओमेगा टी। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आप इसका फेज बना के बताएं या इसकी फेजर डायग्राम बना के बताएं, ताकि हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लें। तो बेटा इसका फेजर डायग्राम बनाना बहुत आसान है। आप अगर गौर से देखेंगे तो जीरो एंगल को रेफर करते हुए बेटा मैं E1 बना दूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस कॉस फंक्शन का क्या करेंगे?
तो बच्चों सोचें जरा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? sin थिंक ऑन omega इट। t लिख सकते हैं? यस? yes तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि मुझे E2 यहां बनाना है हम्म, और ये एंगल यहां पे दिखाना है मुझे 90 डिग्री यानी कि π/2। तो बताएं तो कौन लीड कर रहा है? e2 E2 कितने एंगल से लीड कर रहा है? π/2 π/2 से। तो फेज डायग्राम बनाने से हमारे कैलकुलेशन थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। वी कैन मैनेज सम टिपिकल इक्वेशंस इन a very easy way where we just draw a diagram and find out which a part is leading, which part is lagging. Even furthermore, we can go for finding its components and making those components cancel each other, making those components get added, and the equation gets simplified. Okay, तो आगे का जो डिस्कशन है उसके लिए हमको ये दो तीन बातें अच्छे से जहन में रखनी चाहिए कि साइन वेव कैसी दिखती है, कॉस वेव कैसी दिखेगी, कौन लीड करता है, और फेजर डायग्राम हम कैसे यूजुअली बना पाते हैं। अब आते हैं मेन आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला पार्ट बच्चों मैं इसका आपके सामने रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पूरा लेक्चर जो है ना वो थ्योरेटिकल होने वाला है और हर एक बात को मैं डिटेल में आपके सामने रखूंगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो बच्चों आज आपके सामने है वो है एसी सोर्स अटैच टू अ रेजिस्टेंस। बस नॉर्मल सा अपना रेजिस्टेंस जो हम आमतौर पर डीसी सर्किट में लगाते हैं। ओके, आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम उसको यूज भी करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर वाली इक्वेशन जहां पे हम लोग क्लेम करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके साथ एक पावर सोर्स या कह लीजिए एक ईएमएफ का सोर्स, एक एसी सोर्स हमने इसको अटैच कर दिया। तो सिंबॉलिकली यूं बताना है, ख्याल रहे एसी सोर्स की कोई पोलैरिटी नहीं होती है, इट्स जस्ट a source without a polarity because it is just going to fluctuate. So no positive negatives are to be shown, no direction of current is to be considered, क्योंकि सब कुछ अल्टरनेट होने वाला है। So let me write this EMF E is equal to E0 sin omega t. Getting it right फिलहाल? अब इसमें ये आपको ख्याल रखना है कि ये जो EMF की इक्वेशन है ये हो गई E0 sin ओमेगा t, इसमें ये जो E0 का वैल्यू है ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू। आप टिपिकली जब हम रेजिस्टेंस का बिहेवियर देखते हैं कि भाई डीसी के अंदर रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, तो करंट को अपोज करता है। तो एसी में क्या करेगा? तो आंसर है सिंपल, वही करेगा, वो करंट के फ्लो को थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करेगा, एज अ रेजिस्टेंस वो बिहेव करेगा। फर्दर मोर इसके अलावा उसके नेचर में, उसके वर्किंग प्रोसेस में, उसके बिहेवियर में कोई दूसरा चेंज नहीं आने वाला। इट विल वर्क एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू वर्क। तो इन दैट केस अगर हम करंट डिफाइन करते हैं यहां पे, तो फॉलोइंग ओम्स लॉ हम लिखेंगे E by R. Following Ohm's law, we'll just write E by R. So here we get I is equal to E0 by R sin omega t, because E का इक्वेशन एज इट इज उठा के मैं यहाँ पे पुट अप करता हूं। अब बेटा ये जो फैक्टर आया ना यहाँ पे E0 by R, इसको देखें तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म की तरह यहाँ बिहेव कर सकता है, और इसके लिए हम लिखेंगे I0 sin ओमेगा t। वेर आप यहाँ पे इस बात को समझ गए होंगे कि I0 क्या है, तो ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट, जबकि E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ EMF। सो पता चला कि रेजिस्टेंस कोई खास, कोई यूनिक बिहेवियर यहां पे नहीं दिखाता है, इट जस्ट वर्क एज इट इज सपोज टू वर्क इन डीसी सर्किट एंड सेम एज दैट ऑफ इन द एसी सर्किट। कोई वेरिएशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल जैसा था वैसे काम कर रहा है। हाँ, एक काम थोड़ा सा हुआ यहाँ पे कि कंपैरेटिव टू द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, करंट की पीक वैल्यू थोड़ी सी लेस है, करंट डिक्रीज हो जाता है,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, वैसे भी करंट डिक्रीज होना चाहिए। देखो E0 की वैल्यू को हमने R से डिवाइड किया तो I0 जो है नेट वैल्यू तो कम ही हो गई ना उसकी। अब बच्चों अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, जरा सोचें आप। तो फेजर डायग्राम हम करंट और ईएमएफ के बीच में बनाते हैं। तो ये हो गया E, इक्वेशन देखें साइन है, ओमेगा टी है, आगे कुछ भी नहीं है। अब I के लिए आप चेक करो तो उसमें भी साइन है, ओमेगा टी, आगे कुछ नहीं है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि E के साथ साथ ही कौन चल रहा है, I. I चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा उसका मैग्नीट्यूड आप छोटा दिखाओगे क्योंकि उसका पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू से हल्का सा कम होगा। ठीक है, कोई बात। तो फेजर डायग्राम में कोई फेज एंगल बनता हुआ यहाँ पे हमें नजर नहीं आएगा। हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस में एसी करंट और एसी ईएमएफ दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई टाइम लीड या टाइम लैग का फैक्टर यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। अगर हम इसकी वेव नेचर बनाएं, वेव फॉर्म बनाएं इसकी कि भाई रेजिस्टेंस में ईएमएफ कैसे दिखता है और रेजिस्टेंस में करंट कैसे दिखेगा। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, ये वाला जो वेव मैं बना रहा हूं ये ईएमएफ का वेव हो गया फॉर एग्जांपल ई का, और एग्जैक्टली इसी के साथ अगर मैं बनाऊं तो ये करंट का वेव हो गया। तो ये वाली जो वेव बनी ये करंट की बनी। दोनों का नेचर, इस वेवफॉर्म को जरा पकड़िए, दोनों का नेचर कैसा है, Sign. साइन है। ये याद रखना है आपने, साइन वेव ऐसी दिखती है, ये कॉस वेव ऐसी दिखती है, और दोनों का साइन ही होना चाहिए बिकॉज दिस इज साइन, दिस इज ऑल्सो साइन। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि करंट की पीक वैल्यू को मैं थोड़ा नीचे दिखा रहा हूं, जबकि वोल्टेज यानी कि ईएमएफ की पीक वैल्यू को मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूं, और होना भी चाहिए बिकॉज करंट की पीक वैल्यू E0 इज इक्वल टू सॉरी I0 इज इक्वल टू E0 बाई R। सो R कुछ तो होगा, 10 20 30 40 नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू तो घट जाएगी। सो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि रेजिस्टेंस में ईएमएफ और करंट ये दोनों एक ही फेज में चलते हैं, दोनों का फेज एक ही होता है, दे आर इन फेज। कोई लीड या लैग का मामला यहां पर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में कुछ खास ऑब्जर्व नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज ऑब्जर्वेबल है कि जो फ्लक्चुएशंस ईएमएफ में हो रहे थे वो वैसे ही होते रहेंगे, और जो फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस और अल्टरनेट वैल्यूज का आना जाना जो है करंट में चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। रेजिस्टेंस उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंजेस नहीं कराएगा। तो ये मामला हो गया रेजिस्टेंस का। क्लियर हो गई बच्चों बात? यस। Yes. अब आते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ। एसी कनेक्ट करना है इंडक्टर में। अब यहां से थोड़ा सा मामला अजीब होगा, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है, ये इस तरीके से दिखाएंगे हम इसको, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। अब इस इंडक्टर कॉइल को हमने क्या किया, एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कह लीजिए। एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ हमने इसको जोड़ा। ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। So we will be just starting with this. I is equal to I0 sin ओमेगा टी। ख्याल रहे कि इस इंडक्टर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है। अब जरा कहानी को अच्छे तरीके से समझो। ये जो करंट इस इंडक्टर कॉइल में से अब जा रहा है ये लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब ऑब्वियस बात है बच्चों, किसी कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या ये करंट अपनी वैल्यूज को लगातार चेंज कर रहा है? Yes. तो क्या इसमें बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी वैल्यूज में चेंजेस लाएगा? डेफिनेटली। चूंकि एक वैरिंग करंट है, चेंज होने वाला करंट है, तो वो चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज ऑफ फ्लक्स। रिकॉल करिएगा, ऐसा नो, यहां पे चेंज ऑफ यस फ्लक्स है।
अब बेटा चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आता है, हमने उसे एक खास नाम दिया। इस तरीके के इंडक्टर कॉइल में हम उसको कॉल करते हैं ई बैक, बैक ईएमएफ बोलते हैं हम उसको, याद करो। Yes. तो इसके अंदर एक बैक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा जो लिखा जा सकता है -L di/dt। मतलब ये इंडक्टर कॉइल अपने अंदर एक बैक ईएमएफ क्रिएट करेगा, और यहां ऑलरेडी हमने सोर्स में एक ऑलरेडी ईएमएफ लगा के रखा है, Hmm. तो दो ईएमएफ हो गए। बैक ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, इस तरीके से लिखा गया, और सोर्स ईएमएफ जो हमने लगाया जिसकी वजह से हम ये करंट भेज रहे हैं। अब एक छोटा सा काम करें, आप इस पूरे सर्किट में आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, केवीएल। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ्स और वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं वो सारों का जब आप सम करोगे, एडिशन करोगे, तो सब मिला के 0 हो जाना चाहिए। तो क्या इसका सीधा सा मतलब हम यहाँ पे ये लिखें, E प्लस E back should be equal to what? 0. 0 अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीजें हम पढ़ते आए हैं। सो दिस मीन्स कि E now can be written as equal to E back, सॉरी माइनस। Hmm. अब जरा E back की वैल्यू पुटअप करें यहाँ पे, तो दिस ईएमएफ विल बिकम इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया di/dt। सही जा रहे हैं? Yes. जरा सोचें कि यहाँ पे ये L d/dt I क्या है, तो आंसर है I0 Sin omega t. sin ओमेगा टी। अब बेटा I0 तो पीक वैल्यू है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगी, तो उसको ले लेते हैं बाहर। तो ये हो गया LI0 d/dt sin ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पूरा कर लें, सो दिस विल बिकम LI0 ओमेगा Cos omega t. cos ओमेगा टी। वेरी गुड। नाउ थिंक ऑन इट वेरी केयरफुली। इस पर जरा आप गहराई से सोचें। ये LI0 ओमेगा, ये जो सारे फैक्टर है ना, ये कांस्टेंट है, तो क्यों ना इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया जाए E0। क्योंकि ये कांस्टेंट है, I0 कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो हमने इन कॉमन नाम दे दिया E0। सो यही हमारी जो ईएमएफ वाली इक्वेशन है, अब लिखी गई E0 cos ओमेगा टी। क्या हम इस इक्वेशन को यूं लिख पाएंगे, E0 cos की बजाय sin ओमेगा टी प्लस एक एडिशनल फेज वैल्यू π/2। बात समझे भाई? अब ये बात गौर करने वाली है कि इंडक्टर में करंट की जो इक्वेशन है बेटा, वो है I0 sin ओमेगा टी, जबकि ईएमएफ की जो इक्वेशन इसमें बन के आ गई, वो आ गई E0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 एक्स्ट्रा फेज। Hmm. तो कंक्लूजन क्या निकला, कौन लीड करता है? Hmm. ईएमएफ लीड्स Up. बाय π/2 फेज। इंडक्टर में ईएमएफ आगे दौड़ता हुआ नजर आएगा और करंट पीछे, क्योंकि ईएमएफ की जो इक्वेशन बन रही है उसमें साइन ओमेगा टी प्लस एक्स्ट्रा फेज आ गया π/2, और जबकि करंट की इक्वेशन जो है वो I0 साइन ओमेगा टी एज इट इज, इतनी ही है। सो इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो एसी के लिए कुछ ऐसा है कि वो करंट को पीछे ढकेलेगा और ईएमएफ को आगे ढकेलेगा। ईएमएफ को आगे पुश करेगा टाइम में और करंट को पीछे। मतलब अगर आप एक इंडक्टर लगाएं और उसमें एसी सोर्स दें, तो उसमें पहले क्या डेवलप होगा, करंट या ईएमएफ? EMF. ईएमएफ। और उसके π/2 फेज इतना लैग करते हुए, उतने टाइम के बाद, उतने फेज लैग के बाद करंट उसमें नजर आएगा। Hmm. सो ये यूनिक बिहेवियर है। अब जरा सोचें कि अगर हम इनकी वेव रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें, तो मैं डायरेक्टली इस ग्राफ को आपके सामने यहां रखता हूं, हाथ से ड्रॉ करने की बजाय। मैं चाहता हूं आप इस पर सोचें जरा, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अभी अभी आपको बता चुका हूं। इसमें ईएमएफ का कर्व ये सॉलिड लाइन है, आप देख रहे हैं ये 0 पे मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, Hmm. ये वो कॉस फंक्शन है।
देखिए कॉस फंक्शन याद करें, कॉस फंक्शन 0 पे मैक्सिमम से शुरू होने वाली ये यूं दिखने वाली वेव जो है ना ये कॉस वेव होती है और ऐसी दिखने वाली वेव जो है ये साइन वेव होती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। तो देखिए बराबर ये कॉस वेव दिख रही है और ये जो डॉटेड लाइन है जो 0 पे 0 से शुरू हो रही है ये करंट वाली वेव है। वाली वेव डॉटेड और ये सॉलिड लाइन ईएमएफ। तो हमने जैसी इक्वेशन मिली है उस हिसाब से इन वेव्स को बनाने की कोशिश की है। तो इंडक्टर में कौन लीड करता है और कौन लैग करता है? ईएमएफ लीड करता। ईएमएफ लीड करता है और करंट लैग करता है। इनफैक्ट वो कितना लीड करता है ये भी तय हो चुका है। कितना लीड करेगा? पाई/2। पाई/2 से। अब आइए इसकी फेजर डायग्राम बनाते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जब मैं इसकी फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो जीरो लाइन पर मैं क्या करता हूं, करंट दिखा देता हूं आई। तो आप मुझे बताइए कि मैं ईएमएफ की लाइन कहां निकालूं? सोच समझ के बताइए। इसके परपेंडिकुलर। यस वेरी गुड, शाबाश। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल यहां बनने वाला है ये कितना बनने वाला है? पाई/2। और ये फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा कि हम ईएमएफ यहां दिखाएंगे और करंट यहां दिखाएंगे। मेनी ए टाइम हम इस ईएमएफ को ईएल ऐसे भी लिखते हैं, वो वाला ईएमएफ जो हमने इंडक्टर के अक्रॉस लगाया। फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव जस्ट वन कंपोनेंट कनेक्टेड हियर, तो बस ई को ई लिख देते हैं और कुछ नहीं। सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू कैलकुलेट इट। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत अहम चीज हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है, जरा इस हाईलाइटेड चीज को देखें जिसे मैं यूं ब्रैकेट में ले रहा हूं। इसे गौर से देखिए। एल आई जीरो ओमेगा इज इक्वल टू ई जीरो। लेट मी राइट इट वंस अगेन। एल फिर आई जीरो फिर ओमेगा इज इक्वल टू ई जीरो। सपोज इस रेशियो को हम यूं लिख दें, ई जीरो डिवाइडेड बाई आई जीरो, तो क्या ये एल ओमेगा हो जाएगा? नाउ थिंक ऑन इट वेरी केयरफुली। ईएमएफ यानी कि वोल्टेज और आई जीरो यानी कि करंट, ये रेशियो वोल्टेज और करंट का है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या बनता है? रेजिस्टेंस। वेरी रेजिस्टेंस बनता है। अब यहां रेजिस्टेंस का मतलब समझिए क्या है। यहां बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि करंट के फ्लो को अपोज करने वाला टर्म। यहां तो रेजिस्टेंस आ ही नहीं सकता, ये तो इंडक्टर है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस तो एक अलग एलिमेंट होता है। तो यहां जब हम ये कहते हैं कि ये E0 बाई I0 एक रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस के जैसा टर्म बन रहा है, मतलब ये है कि वो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है। करंट के फ्लो को अपोज करने वाला टर्म, ठीक है। सिंपली इसका मतलब यह है कि इंडक्टर कॉइल एसी सोर्स के साथ ज्वाइन करने पर उस इंडक्टर कॉइल में एक इफेक्टिव ऐसा टर्म डेवलप हो जाएगा, एक इफेक्टिवली ऐसा बिहेवियर डेवलप हो जाएगा जो करंट को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, करंट को दबाने की कोशिश करेगा, करंट को रोक कर रखने की कोशिश करेगा। और वो टर्म क्या है? एल ओमेगा। एल ओमेगा है। हम इसको रेजिस्टेंस कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हम एसी सर्किट में हैं। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये वैसा ही काम करता है जैसा डीसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस काम करता है कि करंट को रोको। तो हम इसे एक बिल्कुल नया नाम दे देते हैं। हम इस टर्म को एक नया नाम दे देते हैं, हम इसे कॉल करते हैं एक्स एल इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा एल ओमेगा। अब क्वेश्चन है ये एक्सएल क्या है? तो हमने इसे एक बिल्कुल नया नाम दिया, हमने इसे कहा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया हमने इसको, जरा बोले? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा? तो आंसर है बेटा इसका यूनिट वैसे ही होगा जैसा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ओम, क्योंकि इसका काम तो वही है ना, इसका बिहेवियर तो वैसा ही है ना कि करंट को सप्रेस किया जाए, करंट को दबाया जाए, करंट को कम किया जाए। तो हम इसका यूनिट भी ओम दे देंगे। वी विल नॉट वरी अबाउट दैट। सीधे सीधे हम इसका यूनिट यूनिट लगा देंगे, ओम लगा देंगे, डायमेंशन भी वही लगा देंगे जो हम रेजिस्टेंस के लगाते आए हैं।
लेकिन नाम नया देंगे, क्योंकि ये कुछ दूसरे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता हुआ हमारे सामने आ रहा है। एल और ओमेगा, एल इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है और ओमेगा जो है वो एसी की फ्रीक्वेंसी है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स आपने यहां लगाया, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना ओमेगा। और याद करें, ये फ्रीक्वेंसी असलियत में वहां से आई है जहां आपने कॉइल का रोटेशन कराया था इसको बनाते वक्त। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इस करंट सोर्स को, इस ईएमएफ को बनाते वक्त एक्चुअल में हमने वहां पर मैग्नेट्स के बीच में कॉइल का रोटेशन कराया था, तब ये बना था। याद आ रहा है कुछ? Yes. हाँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा। अब इसमें बड़ी कमाल की बात देखो क्या है। आमतौर पर किसी सर्किट का जो रेजिस्टिव टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। जरा देखो तो गौर से इसको। ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से? एक एल है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। चलो भाई ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है किसी गिवन कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और उसके साइज और डायमेंशंस वगैरह वगैरह पे, लेंथ पे, वो सब डिपेंड कर लेगा। चलो इसका नहीं टेंशन। लेकिन ये एक्सेल दूसरा कौन से टर्म पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा। अगर हमने एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा भी बदला तो ये रिएक्टेंस बदल जाएगा। इनफैक्ट टू बी वेरी करेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये ओमेगा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ओमेगा फाइनली अगर मैं लिखता हूं तो मैं यही लिखूंगा ना, 2πf। तो अगर हम एक ग्राफ बना दें जिसमें हम एक एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले लें और दूसरे एक्सिस पर XL ले लें, तो हमको ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यूं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। समझे बच्चों? तो हमें यहां पर एक बड़ा खास, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म मिलता हुआ नजर आता है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू में नहीं। अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बढ़ा देते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके रिस्पांस में ये जो रेजिस्टेंस जैसा टर्म है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका हमने नाम रखा है, वो भी चेंज होता जाएगा, विच इज वेरी यूनिक। समझ आ गई बच्चों बात? Yes. तो इंडक्टर में, इन कंक्लूजन अगर हम कहें, इंडक्टर में करंट और ईएमएफ में कौन लीड करेगा? EMF. ईएमएफ। अब ये भूलना नहीं, और इसकी फेजर डायग्राम ऐसी दिखती है, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, क्योंकि फर्दर कोर्स में हम आगे ज्यादा बड़े कैलकुलेशंस करने को जब पहुंचेंगे तो हम फेजर डायग्राम से सारे कैलकुलेशन निपटाएंगे, इक्वेशन से नहीं। हम इक्वेशंस की तरफ आखिर में आएंगे, हम सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। तो याद रखिए, ये करंट है, ये ईएमएफ है, इन दोनों की फेजर डायग्राम हमने 90 डिग्री लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएमएफ को आगे बनाते हुए दिखाया। अब बच्चों आते हैं तीसरा एलिमेंट, सर्किट का तीसरा एलिमेंट, और वो है कैपेसिटर। लेट्स टेक द थर्ड एलिमेंट। कि कैपेसिटर को जब हम एसी सोर्स में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको यहां बताता हूं। ये जो एक्सेल है, आपने इसका फॉर्मूला तो अब लिख दिया, एक्सेल। आप देखें, इसको दो तीन तरीके से वैसे लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो E0/I0, या आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो L ओमेगा, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो ERMS डिवाइडेड बाय IRMS। कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि E0/√2 करें, I0/√2 करें, दोनों फिर ERMS और IRMS की वैल्यूज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। गेटिंग इट राइट? Yes. ओके। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट, यानी कि कैपेसिटर पर। मैं बड़े आराम से चल रहा हूं, अगर 2 लेक्चर की हमको जरूरत पड़ेगी तो हम 2-3 जितने पढ़ते हैं उतने लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। मैं कोई गड़बड़ में नहीं हूं कि फौरन कंप्लीट कर लूं, बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। यस, आई वाज ऑन अ पॉइंट के इफ वी कनेक्ट कैपेसिटर देन व्हाट विल हैपन। लेट्स से कि फिर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी हम क्लेम करते हैं C है, और इस कैपेसिटर को हमने एज यूजुअल एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू कनेक्ट इट। तो ये ईएमएफ सोर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूं, जिसकी डिस्क्रिप्शंस मैं चाहूं तो लिख सकता हूं E0 sin omega t। लेट मी राइट इट वंस अगेन।
so that is E0 sin omega t, where E0 is peak value of EMF. अब बच्चों जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं ना, तो हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है जो लिखी जा सकती है Q, यानी कि उस पर आने वाले पॉसिबल चार्जेस, जितने भी चार्जेस उस पर पॉसिबली आएंगे, डिवाइडेड बाय V, यानी कि इस पर डेवलप होने वाला वोल्टेज। करेक्ट है बात? Yes. अब बच्चों यहां पर V ये टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देखो यहां पर हम V टर्म की बजाय कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? E, EMF। सो लेट मी राइट कि यहां पे जब हम चार्ज की इक्वेशन बनाते हैं तो वो हो जाती है C into E। बट इफ यू वांट टू राइट करंट, तो आपको लिखना पड़ेगा dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही जा रहे हैं? Hmm. अब जरा ध्यान से देखिए कि Q के लिए इक्वेशन क्या बनी है? CE, so that is dq by dt of CE, but C चूंकि कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर लिया जा सकता है, एंड यू जस्ट वांट टू गो फॉर dE by dt। अब E का एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन? E0 Sin omega t. sin omega t, C E0 d by dt of sin omega t। यस, डिफरेंशिएशन पूरा कर लें, C E0 ओमेगा Cos omega t. cos omega t। इफ यू कंटिन्यू फर्दर तो हम क्लेम करेंगे कि ये C कांस्टेंट है, ये E0 कांस्टेंट है, ये ओमेगा कांस्टेंट है, तो क्यों ना इसको I0 कहा जाए और इसी इक्वेशन को अब यूं लिखा जाए I0 cos ओमेगा t, और सिंप्लीफिकेशन के नाम पे हम ऐसे कर सकते हैं I0 cos की बजाय sin, फिर ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब ये कंपैरेटिव इक्वेशन हमको फाइनली मिल गई। अब ये वाली इक्वेशन है हमारी ईएमएफ की, और ये जो इक्वेशन मिली हमको ये करंट की। क्या लगता है आपको कैपेसिटर में कौन लीड करेगा? Current. करंट। यस, कैपेसिटर में करंट लीड्स ईएमएफ बाय हाउ मच? Pi by 2. पाई बाय 2 फेज एंगल, which is completely reverse what we have obtained in case of inductor। कैपेसिटर में करंट आगे भागेगा, ईएमएफ अभी आता रहेगा। एक कैपेसिटर आप जैसे ही एसी सोर्स के अंदर लगाएंगे तो आपको सबसे पहले उसके अंदर करंट दिखेगा, बाद में ईएमएफ दिखेगा, विद अ लिटिल डिफरेंस ऑफ फेज ऑफ पाई बाय 2, 90 डिग्री। क्लियर हुई बच्चों बात? Yes. आप बोले अगर मैं इसकी वेव रिप्रेजेंटेशन करता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं ना, वेव बना के, तो बड़े ध्यान से देखना कैसी होगी वेव की रिप्रेजेंटेशन। ये देखें, जरा इस बात को महसूस करें, फील करें, देखें क्या बताया जा रहा है। ईएमएफ वाली वेव ना मैं साइन से दिखा रहा हूं, देखो ये। अब आप समझ गए होंगे साइन वेव कैसी दिखती है, मैंने इनिशियल डिस्क्रिप्शन इसीलिए दी है आपको। जीरो पे जीरो से स्टार्ट होने वाली जो वेव है वो साइन वेव होती है, और करंट वाली जो डॉटेड लाइन वाली वेव है वो जीरो पे मैक्सिमम है, यानी कि कॉस वेव है। तो लीडिंग पार्ट में तो ईएमएफ करंट ही आ गया ना, करंट को सॉरी ईएमएफ को करंट लीड करता है, कितने से लीड करता है? 90 डिग्री से, पाई बाय 2 फेज से। क्लियर हुई बच्चों बात? Yes. बात क्या आती है कि हम इसका फेज डायग्राम कैसे बनाएं, फेजर डायग्राम हम इसका कैसे, तो बच्चों जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो ये मीन लाइन यानी कि जीरो फेज वाली लाइन मैंने करंट के लिए दिखा दी फॉर एग्जांपल, तो मैं वोल्टेज की लाइन कहां दिखाऊंगा, ईएमएफ की लाइन कहां दिखाऊंगा? अगर मैं यहां ऊपर दिखाता हूं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मैं ईएमएफ को लीडिंग दिखा रहा हूं, तो मुझे इसे कहां दिखाना चाहिए? Perpendicular. की तरफ, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, ई।
और ये एंगल इस बार भी अगर आपने मेजर किया तो ये वैसे भी π/2 है। लेकिन गौर करें, करंट के ऊपर नहीं दिखाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखाया। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज दिखाता हूं तो वो लीडिंग है, ये क्लॉकवाइज दिखाया, इसका मतलब क्या है? लैगिंग। लैगिंग है। ठीक है, मैं वैसे बुक में दिए हुए उस तरीके से नहीं बना रहा हूं, सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम बना रहा हूं मैं इसके। ऐसे बनाएंगे तो हम चीजों को और ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे जब हम अगले लेक्चर में इसके आगे के और डेरिवेशंस को समझेंगे। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम, जो कि इंडक्टर वाली फेजर डायग्राम से कंप्लीटली अपोजिट है। इंडक्टर में ईएमएफ मैंने ऊपर दिखाया, तो इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस, व्हाट आई वांट टू से हियर, ईएमएफ लीड करता है करंट को 90 डिग्री से। और यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं? करंट लीड करता। करंट लीड करता है ईएमएफ को 90 डिग्री से, या ऐसे कहिए कि ईएमएफ लैग करता है करंट को 90 डिग्री से। ईएमएफ पीछे है, ऐसे बोलिए, ये करंट आगे है। दोनों सूरतें सही है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो। अब इस पूरे कैलकुलेशन में ना एक बड़ी मजेदार बात हुई, और वो ये है, इस इक्वेशन को बच्चे ध्यान से देखा, केयरफुली देखो। लेट मी राइट दिस इक्वेशन वन सेकेंड। हमने लिखा C E0 ओमेगा इक्वल I0। इक्वेशन बना लें, E0 डिवाइडेड बाय I0 इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा। मैं फिर आपसे पूछता हूं कि ओम्स लॉ को फॉलो करें तो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटर में तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कैपेसिटर एक अलग डिवाइस है, वो कैपेसिटर होता है, तो हम उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन बिहेवियर तो वैसा ही है कि करंट के फ्लो को किसी तरीके से कम किया जाए, अपोज किया जाए। तो ये जो बिहेवियर है वो रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर है। इसलिए हम इस चीज का, इस टर्म का यूनिट भी ओम लगाते हैं, लेकिन इसे नया नाम देते हैं। ये जो टर्म यहां पे आया, इस टर्म को हम क्या नाम देंगे? हम इसे कहेंगे एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया बेटा सी ओमेगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज एक्स सी, तो आप क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैसे ही जैसे हमने यहां लिखा इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम इसे नया नाम क्या दे देंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इस चीज का यूनिट क्या होगा? ओम। ओम। डायमेंशन क्या होंगे? वही होंगे जो रेजिस्टेंस के होते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है। ये गलती नहीं करना, ये नहीं बोलना कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? तो ये है क्या? तो ये वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस है, मतलब किसी डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस जिस तरीके से काम करता है, जैसा रेजिस्टेंस का बिहेवियर होता है, एग्जैक्टली वैसा ही एसी सर्किट में ये कैपेसिटर की वजह से आएगा। तो हम इसे रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन यूनिट लगाएंगे ओम। ऐसे समझ लो कि रेजिस्टेंस का छोटा भाई है, बिहेवियरल बेसिस पर एक जैसे बिहेव करेंगे, बट हैं दो अलग चीजें। ठीक हो गई बात? यस। अच्छा, अब ये जो एक्सी है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? तो बच्चों ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कैपेसिटर की अपनी खुद की वैल्यू कि कितना कैपेसिटेंस है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा। और यहां ओमेगा क्या है? तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। एसी सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी? पीछे जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फिनोमेना तक पहुंचो। तो जब हम एसी सोर्स बना रहे थे तो उस वक्त असलियत में हम मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में कॉइल को घुमा रहे थे। याद आ रहा है कुछ? यस। तो वो जो एसी सोर्स होगा उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो हम इस इंस्टेंट पर ये कह सकते हैं कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी जो है ये ओमेगा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही ओमेगा बदला जाएगा ये रिएक्टेंस भी बदलेगा,
आमतौर पर देखो रेजिस्टेंस का क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है। सामने से हायर फ्रीक्वेंसी आएगी तो इसका वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, ये जो ओमेगा है ये तो होता है 2 पाई एफ, तो क्यों ना इसी चीज को मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट में ऐसे लिखा जाए कि xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। करेक्ट है। और जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि जहां एक तरफ हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं और दूसरी तरफ हम यहां पर xc लेते हैं, तो हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बड़े केयरफुली देखना चाहिए। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यूं दिखाई देगा, कम फ्रीक्वेंसी पर xc का वैल्यू ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर xc का वैल्यू कम, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी डिक्रीज। आप ये देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी। एनी हाउ व्हाट इज द कंक्लूजन कि एसी सोर्स अगर कैपेसिटर के साथ ज्वाइन किया जाता है तो कैपेसिटर उसे क्या करता है? यस, कैपेसिटर क्या करेगा करंट और ईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो? करंट लीड करेगा। यस, वो करंट को लीड कराएगा। और वैसे ही अगर एसी सोर्स किसी इंडक्टर में ज्वाइन किया जाता है तो इंडक्टर उसको उसमें क्या करेगा? ईएमएफ को लीड करेगा। ईएमएफ को लीड कराएगा। दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो ईएमएफ को लीड कराएगा, जबकि अगर यही एसी सोर्स किसी यू में से लाइक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस उसे क्या करेगा? आंसर है कुछ नहीं करेगा, नो चेंज। रेजिस्टेंस के लिए फेजेस सेम होंगे, इंडक्टर के लिए फेजेस देखें हम फौरन पकड़ पाएंगे। करंट पीछे, ईएमएफ आगे, इंडक्टर में ईएमएफ लीड करेगा, और कैपेसिटर में हम देखेंगे करंट आगे और ईएमएफ पीछे, तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। ठीक हो रही है बात? यस। अब अगली क्लास में हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अगर हम इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट करें तो इफेक्टिव रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या करंट लीड कर पाएगा, क्या करंट लैग कर पाएगा, क्या दोनों आपस में एक दूसरे की लीडिंग और लैगिंग इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये अगली क्लास में हम सर्च करेंगे, अगली क्लास में इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब तक आप ये तमाम बातें अच्छे से याद रखें। रुक जाए फिर। यस। यस।